हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यवसाय अर्थशास्त्र के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगी। आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से मैंने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टैटिक्स है, और भी बहुत से सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पर आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 90 तो क्वेश्चन हो गए थे, 91 क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैंने इस पर 9 पार्ट डाल रखे हैं, या 10 पार्ट है आपका। तो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज अज्यूम्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, मार्शल, जॉर्ज बर्नार्ड। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाते हैं एडम स्मिथ। इनकी एक बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। नाम याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बुक्स के नेम भी आएंगे कि कौन सी बुक किस ऑथर की लिखी हुई है या किसने लिखी है, किस इकोनॉमिक्स ने लिखी है। तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये बुक लिखी है एडम स्मिथ ने। इन्होंने किस तरह की डिफिनेशन दी थी आपको पता होगा। इकोनॉमिक्स में कई तरह की डिफिनेशंस होती हैं। वेल्थ डिफिनेशंस हैं, वेलफेयर डिफिनेशन है, स्केर्सिटी डिफिनेशंस है। तो इन्होंने जो डिफिनेशंस दी थी वो दी थी वेल्थ संबंधी, वेल्थ डिफिनेशन यानी कि धन संबंधी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग के बदले में दी गई राशि को कहते हैं। द अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड इज कॉल्ड रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। तो जो उधार देने योग्य कोष है यानी कि वो फंड जो हमारे पास है, जो जिसको हम लोन की तरह दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं और उसका वो यूज़ कर रहा है, उसके बदले में जो कुछ भी हम उसे दे रहे हैं वो अमाउंट क्या कहलाता है? तो वो अमाउंट हो जाता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जब आपको पता होगा, आप बैंक से क्या करते हैं, कोई लोन लेते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। इसी तरह जब आपका पैसा बैंक में जमा होता है तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लोन की तरह ही देता है। तो उसके बदले में बैंक आपको क्या देता है, तो वो भी तो इंटरेस्ट ही देता है। तो वही चीज़ हो जाती है कि जो भी आपने अमाउंट पे किया है उसके बदले में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरेस्ट या फिर ब्याज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह जो भूमि होती है, लैंड होती है, उसको यूज़ करने के बदले में जो दिया जाता है वो हो जाता है रेंट। इसी तरह जो श्रम होता है, लेबर होता है, उसके प्रयोग के बदले में क्या दिया जाता है, वो हो जाती है वेजेस। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इंटरेस्ट यानी ब्याज चैप्टर से ही होंगे, इसलिए वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्थशास्त्र का विषय है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंश्योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, टू रन बिजनेस, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स, टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड टू यूज देम। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, जो इकोनॉमिक्स है उसका विषय क्या है? लोगों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए, सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संसाधन जुटाना और उनका प्रयोग करना। तो जो इकोनॉमिक्स है उसका मेन जो विषय है या सब्जेक्ट है वो हो जाता है, आज के टाइम में आपको पता होगा कि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, सीमित हैं, लेकिन आपकी जो आवश्यकताएँ हैं, नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो उन अनलिमिटेड नीड्स को एक लिमिटेड सोर्सेज से कैसे पूरा किया जाए, किस तरीके से पूरा किया जाए, यही हमारी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स बताती है। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता वक्र अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है तो सीमांत उपयोगिता होती है। व्हेन द टोटल यूटिलिटी कर्व रीच इट्स मैक्सिमम लेवल, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, जीरो, राइजिंग, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा, जो टोटल यूटिलिटी होती है जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो वहाँ पर या मैक्सिमम लेवल पे होती है, तो वहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक फिगर देख रहे होंगे, उस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम लेवल पे है, तो वही लेवल पे नीचे आकर के देखिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो गई है। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो नीचे गिरती जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो ऋणात्मक हो यानी कि निगेटिव होती चली जा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम में शामिल नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंक्लूड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटी डिमांडेड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जो मांग का नियम आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। वस्तु की कीमत एक स्वतंत्र चर है, ये चीज़ शामिल है कि जो उसकी कीमत होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। मांगी गई मात्रा एक आश्रित चर है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो भी वेरिएबल है, कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है। कीमत और मांग की मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध पाया जाता है, बिल्कुल होता है कि कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। उत्पाद की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को, उत्पाद की लागत को शामिल नहीं किया जाता, तो यही चीज़ इसमें नहीं आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत को डैश के रूप में भी जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज डैश, आउटले कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवसर लागत को और क्या कहते हैं? अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्टरनेटिव कॉस्ट के अलावा विस्थापित लागत यानी डिस्प्लेस्ड कॉस्ट, हस्तांतरण आय यानी कि ट्रांसफर अर्निंग, और हस्तांतरण लागत यानी कि ट्रांसफर कॉस्ट, इन नामों से भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जाना जाता है। तो इसे लिख लीजिएगा कहीं पर ताकि आप लोग को याद रहे कि अवसर लागत को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और क्या कहा जाता है। अब बात आती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। तो आपको पता होगा जितने भी आपके साधन होते हैं वो क्या होंगे, लिमिटेड हैं। साधन हमारे पास लिमिटेड है और हमें उससे काम जो करने हैं यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो जब हम एक जो साधन है उसका यूज़ जहाँ पर कर रहे हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ जाता है कि दो में से, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, दो में से हमें डिसाइड करना है कि एक में हम उसको यूज़ करें, दूसरे में ना करें, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा उस साधन को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि कोई बढ़ई है, वो एक या तो मेज़ बना सकता है या फिर दो कुर्सियाँ बना सकता है। तो यहाँ पर एक मेज़ के बदले में जो दो कुर्सियों की लागत उसकी कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि या तो फिर वो एक मेज़ बना ले या फिर एक दिन में वो दो कुर्सियाँ बना ले, तो वो हो जाती है अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर अवसर लागत को क्या कहते हैं, वो हो जाएगी वैकल्पिक लागत यानी कि अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी प्रतियोगिता की एक विशिष्ट विशेषता है। यहाँ पर आपको बताना है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, लो एंट्री बैरियर्स, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। यहाँ पर आपको बताना है जो एक अधिकारी प्रतियोगिता होती है उसकी मेन विशेषता कौन सी है। बड़ी संख्या में फर्में होती हैं, कम प्रवेश बाधाएं होती हैं, उत्पाद मानकीकरण होता है या फिर उत्पाद विभेद होता है। तो इसमें जो मेन इसकी विशेषता है वो हो जाती है प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। तो उसमें आप जो अभी वस्तु बनाई जा रही होती है, जो प्रोडक्ट बनाया जा होता है उसमें क्या होता है, जो भी फर्में होती हैं उनकी प्रोडक्ट में आपस में समानता नहीं होती, एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। केन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इफेक्टिव डिमांड, फुलफिलमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, नन ऑफ दिस। जो केन्स का रोजगार सिद्धांत है वो किस पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग पर, पूर्ति पर, उत्पादन क्षमता पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये डिपेंड करता है प्रभावपूर्ण मांग पर यानी कि इफेक्टिव डिमांड पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। हु यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिमांड एंड कलेक्टिव सप्लाई फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। मार्शल, जेम्स केन्स, माल्थस, ऑल ऑफ दीज। तो रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए जो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का जो कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा थी, वो किसने दी थी, वो दी थी जेम्स केन्स ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाता है। डैश इज द कंडीशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस गेट वर्क इज कॉल्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये कौन सी दशा कहलाती है, जब प्रचलित जो मजदूरी होती है उस टाइम का जो रेट है चल रहा है उस पर कार्य करने के लिए योग्य और इच्छुक व्यक्ति यानी कि जो एबल हैं और जो करना चाहते हैं काम को, वो व्यक्ति मिल जाते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो सिचुएशन कहलाती है पूर्ण रोजगार की यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।